नवाब 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 वो नवाब था, नवाब बंडी वाला। बैलगाड़ी चलाते हुए एक बहुत बड़ा खजाना उसके हाथ लग गया था। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत मकामात की सैर करते हुए हम जब शिमला से मनाली पहुंचे तो हमारे ट्रैवलिंग एजेंट की मारिफत हमें पोटाला होटल में रहने के लिए कमरे मिल गए। होटल निहायत शानदार बना हुआ और बाजार से थोड़े फासले पर था। होटल पहाड़ियों के दामन में था, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पहाड़ियों की चोटियों पर सफेद सफेद बर्फ जमी हुई थी जो मई की तेज धूप में आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी और पहाड़ियों के चारों तरफ से ठंडा ठंडा साफ सुथरा पानी मुसलसल बह रहा था। पहाड़ियों से लगकर बड़ी बड़ी नालियां बना दी गई थी। नीचे आने के बाद पानी उन नालियों में काफी तेज रफ्तार से बहता था। पानी के तेज बहाव की वजह से नालियां बिल्कुल साफ सुथरी रहती और उनमें बहता पानी झिलमिल झिलमिल चमकता रहता। धूप मशरकी पहाड़ियों से 12 बजे के बाद नीचे उतरती। ठंडी हवा के झोंके मुसलसल चलते रहते। पहाड़ की निचली सतह पर झाड़ियां और देवदार के बेशुमार दरख्त हदे नजर तक फैले हुए थे। सफर की थकान दूर हो जाने के बाद हमें भूख का एहसास हुआ। शाम हो चुकी थी। यूं तो पोटाला होटल में भी एक छोटा सा खाने का होटल था, लेकिन वहाँ हमें अपनी पसंद की चीजें नजर नहीं आई। इसीलिए हमने होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछा, यहाँ कहीं खाने का अच्छा होटल है जहाँ हमें हलाल गोश्त का खाना मिल सके? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, बाजार में एक होटल है, होटल नवाब। वो एक मुसलमान का होटल है, आपको वहाँ आपकी मनपसंद चीजें मिल जाएगी। हम सब तैयार होकर शाम का खाना खाने के लिए होटल की तलाश में निकले। थोड़ी तलाश के बाद होटल का पता मिल गया। एक छोटी सी पहाड़ी पर खासी बड़ी जमीन पर बना हुआ खूबसूरत होटल था। सदर दरवाजे के सबसे ऊपरी हिस्से पर होटल का नाम चमकदार रोशनी न्यून लाइट में लिखा हुआ था और नीचे एक बैलगाड़ी बनी हुई थी जिसे एक आदमी हाँकता हुआ दिखाया गया था। निहायत खूबसूरती से बनी हुई तस्वीर थी। सीढ़ियां चढ़कर हम सदर दरवाजे से अंदर हॉल में दाखिल हुए। दरवाजे से लगकर ही काउंटर बना हुआ था और काउंटर के सामने एक निहायत खूबसूरत गैर मुल्की औरत खड़ी हुई थी। उसकी पुश्त पर होटल का नाम उसी तरह एक शीशे पर लिखा हुआ था जैसा कि होटल की इमारत पर लिखा हुआ था और बैलगाड़ी की वैसी ही तस्वीर शीशे पर बनी हुई थी। बाजू में कुर्सी पर एक सेहतमंद बेहद खूबसूरत लड़का बैठा हुआ था। हमने होटल का जायजा लिया। हर चीज में खास सलीका था। काफी साफ सुथरा होटल था। मैंने काउंटर पर पहुंचकर गैर मुल्की औरत से गोश्त के हलाल होने की तस्दीक करनी चाहिए। उसने उर्दू जुबान में निहायत शुश्ता लहजे में कहा, जी जनाब, आप बिल्कुल एतमाद से खाइए। हमारे यहाँ मुसलमान कसाई ही जानवरों को जुबाह करने और गोश्त साफ करने का काम करते हैं। मैंने मैडम से पूछा, मैडम, ये नवाब की बैलगाड़ी नवाब ब्लू कार्ड से क्या मतलब है? क्या किसी रियासत के नवाब की बैलगाड़ी के नाम पर ये नाम रखा गया है? गैर मुल्की खातून ने मुस्कुरा कर कहा, जी नहीं, मेरे शौहर का नाम नवाब है। वो किसी जमाने में अपने गांव में बैलगाड़ी चलाया करते थे। उसी की याद में हमने इस होटल का नाम होटल नवाब ब्लू कार्ड्स रखा है। उस गैर मुल्की खातून की बात सुनकर मुझे अपने इलाके के मेरे हम जमात नवाब बंडी वाले की याद आ गई। बैलगाड़ी चलाते हुए एक बहुत बड़ा खजाना उसके हाथ लग गया था, लेकिन वो उस खजाने को महफूज न रख सका और पूरा खजाना पुलिस के कब्जे में चला गया। उस पर मुकदमा चला, फिर सजा भी हुई। सजा काटने के बाद वो अपनी वालिदा के साथ कहीं चला गया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। आज जब उस होटल को देखा तो मुझे नवाब बंडी वाले की याद आ गई। मैंने बाजू की कुर्सी पर बैठे हुए 5-6 साल के बच्चे की बाबत दरियाफ्त किया, क्या ये नवाब साहब का बच्चा है? जी हाँ, ये हमारा ही बच्चा है, छोटा नवाब। नवाब साहब से कब मुलाकात होगी? जी बस अभी वो आते ही होंगे, उनकी ड्यूटी का वक्त हो गया है। लीजिए, वो उधर ही आ रहे हैं। मैंने देखा सामने के जीने से उतरकर एक वजी और बावकार शख्स निहायत ही अच्छे लिबास में मलबूस काउंटर की तरफ आ रहा था। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। वो नवाब था, नवाब बंडी वाला। हालांकि उसकी शख्सियत में डील डॉल में काफी फर्क आ गया था, लेकिन वो नवाब ही था। मैंने उसे देखकर सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया, हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। तब मैंने कहा, मेरा नाम नजीब है, वकील नजीब, मैं कामठी से आया हूँ। ये सुनकर नवाब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तरद्दुद के आसार पैदा हुए और फिर मादूम हो गए। उसने बेइतनाई से मेरी तरफ देखा और कहा, कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा, जी हम लोग यहाँ खाना खाने आए हैं, गोश्त की बाबत दरियाफ्त कर रहे थे।
नवाब ने कहा, हमारे यहाँ हलाल गोश्त का इस्तेमाल होता है, बेफिक्र होकर आप खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो काउंटर की तरफ चला गया और जाकर काउंटर की कुर्सी पर बैठ गया। अपने बच्चे को प्यार करने लगा। उसकी गैर मुल्की बीवी ने उससे अंग्रेजी जुबान में कुछ बात की और बच्चे को लेकर वहां से चली गई। नवाब की बेइतनाई महसूस करते हुए मैंने उससे मजीद कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा और जहां मेरे साथी बैठे हुए थे मैं भी वहां आकर बैठ गया। मेरे तसव्वुर में 12 साल पहले का वो मंजर बेदार हो गया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल का वो मैदान याद आ गया जहां सर्दियों में क्लास हुआ करती थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि वो दिसंबर की बड़ी खुशगवार सुबह थी। जुमे का दिन था। बच्चे सुबह सवेरे ही तैयार होकर स्कूल आ गए थे। शदीद सर्दी होने की वजह से कुछ असातिज़ा बच्चों को मैदान में लेकर आ गए थे। सुबह की नर्म गर्म धूप में तालीम दे रहे थे। अभी तीसरा पीरियड शुरू हुए ज्यादा देर न हुई थी कि एक लड़का तेजी से दौड़ता हुआ उस ग्रोह की तरफ बढ़ा जिसमें नवाब बैठा हुआ था। नवाब 10वीं जमात का तालिब इल्म था। लड़का तेजी से उसकी तरफ आया। वो नवाब के पड़ोसी का लड़का था। उसने नवाब को मुखातिब करके कहा, नवाब जल्दी चल, तेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। किसी ट्रक वाले ने उनकी बैलगाड़ी को ठोकर मार दी है। तेरी अम्मी रो रही है, तुझे जल्दी से बुलाया है। उस हैबतनाक खबर ने नवाब के होश उड़ा दिए। उसने अपनी सारी चीजें वहीं मैदान में छोड़ दी और आने वाले लड़के के साथ तेजी से रवाना हो गए। मौके की नवैयत देखकर सब्जेक्ट टीचर ने भी उससे कुछ नहीं कहा। स्कूल से निकलकर दौड़ते भागते वो अपने घर आया। घर में मजमा लगा हुआ था। औरतें, मर्द और बच्चे उसके घर के अतराफ जमा थे। उसकी वालिदा घर के एक कोने में चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। नवाब को देखकर उनकी आवाज में और तेजी आ गई। वो जोर जोर से रोने लगी और नवाब को पकड़कर कहने लगी, नवाब, तेरे अब्बू हम सबको छोड़कर चले गए। नवाब, हम बेसहारा हो गए, हम बर्बाद हो गए। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। नवाब ने कहा, अम्मी आप हिम्मत से काम लीजिए, सब्र कीजिए। क्या हुआ अब्बू को? कहाँ है वो? ट्रक वाले ने उन्हें कुचल दिया। बेटा, उनकी लाश सड़क पर पड़ी हुई है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब मेरा तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। अम्मी आप हौसला रखिए, मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और उसके एक पड़ोसी ने उसे बताया कि गिरजा घर के पास मोटर पर एक ट्रक ने उसके वालिद की बैलगाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों बैल और उसके अब्बू जगह पर ही खत्म हो गए। ट्रक वाला वहां से फरार हो गया। लाशें वहीं पड़ी हुई है। नवाब ने उस लड़के को जो उसे स्कूल में बुलाने आया था अपने साथ लिया और गिरजाघर की जानिब रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो उसने देखा दोनों तरफ का ट्रैफिक रुका हुआ था। सड़क पर एक जगह काफी मजमा लगा हुआ था। पुलिस की गाड़ी और चंद सिपाही वहां मौजूद थे और लोगों को जाए हादसा से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। नवाब किसी तरह मजमे से रास्ता बनाता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां सड़क पर उसके अब्बू की लाश पड़ी हुई थी। सर से खून बहकर सड़क पर जमा हो गया था और जम गया था। दोनों बैल भी वहीं मरे पड़े हुए थे। बैलगाड़ी जगह जगह से टूट गई थी। सिपाही ने उसे आगे बढ़ने से रोका तो उसके दोस्त ने सिपाही से कहा, उसे देखने दो, ये उसके अब्बू की लाश है। सिपाही ने एक नजर नवाब पर डाली और पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने नवाब के करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे एक तरफ खड़े रहने का इशारा किया। अपने वालिद की लाश देखकर बेख्तियार उसका दिल भर आया और आंसू उसकी आंखों से जारी हो गए और फिर वो सिसक सिसक कर रोने लगा। पंजनामा की कार्रवाई पूरी होने में 1 घंटा लग गया। आखिर लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई। नवाब भी अपने वालिद की लाश के साथ अस्पताल गया। अस्पताल में काफी लोग जमा थे। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद लाश रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई। वहां से लाश घर लाई गई और रात में इशा की नमाज के बाद मैयत की तजहीज व तकफीन कर दी गई। कब्रिस्तान से घर आने के बाद रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने नवाब और उसकी अम्मी को सब्र की तलकीन की। फिर एक एक करके सब वहां से चले गए। सिर्फ करीबी रिश्तेदार रह गए। जब से उसने अपने वालिद की मौत की खबर सुनी थी तब से उसने कुछ नहीं खाया था। रिश्तेदारों के घरों से आया हुआ खाना उसने सबके साथ मिलकर खाया और अपनी वालिदा के पास जाकर बैठ गया। बेटे को करीब देखकर उसकी अम्मी
پھر سے رونے لگی۔ موجودہ عورتوں نے انہیں کسی طرح خاموش کرایا، پھر ایک ایک کر کے سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ چند قریبی رشتے دار ہی باقی رہ گئے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نواب نیند کے آغوش میں گم ہو گیا۔ یہ نواب کی زندگی کا سب سے غمناک دن تھا، انتہائی المناک دن۔ دوسرے دن سویرے وہ جلدی اٹھ گیا۔ اس کی والدہ پہلے ہی جاگ چکی تھی اور گھر کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ جب وہ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گیا تو اس کے والدہ نے اسے اس کے چچا کے گھر سے دری اور مدرسے سے قرآن شریف کے پارے لانے کو کہا۔ وہ پہلے اپنے چچا کے گھر گیا، وہاں سے دری لے کر آ گیا اور قرآن پاک کے پارے لانے کے لیے مدرسہ چلا گیا۔ مدرسے میں مولوی صاحب سے قرآن خوانی کی بات کہی اور مدرسے سے بچوں کو وہاں بھیجنے کو کہا۔ گھر پہنچا تو کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اگربتیاں سلگا دی گئی اور لوگ قرآن خوانی میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں مدرسے کے بچے اور مولوی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس کے چچا بازار سے جلیبی لے کر آ گئے۔ قرآن خوانی کے بعد فاتحہ ہوئی اور سب لوگوں میں جلیبی تقسیم کر دی گئی اور سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ نواب، اس کی والدہ، اس کے چچا اور کچھ دیگر رشتے دار گھر میں رکے ہوئے رہے۔ تب اس کے چچا نے نواب کی طرف دیکھا اور اس کی والدہ کو مخاطب کر کے کہا، بھابھی، تم پر یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے بھائی نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا سب خرچ کر دیا۔ ایک سہارا تھا بیل گاڑی کا، سو وہ بھی اب ہاتھ سے جاتا رہا۔ اب تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہی ایک لڑکا ہے، سو یہ بھی ابھی زیادہ سمجھدار نہیں ہے۔ زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے یا تو تمہیں کچھ کام دھندا کرنا پڑے گا یا پھر… نواب کی والدہ نے ان کی بات کاٹ کر کہا، بھیا، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ خدا نے ہمیں یہ دکھ دیا ہے تو وہی ہمیں راستہ بھی دکھائے گا۔ نواب نے کہا، امی، اب میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں کچھ بھی کام دھندا کروں گا، میں آپ کے اور اپنے کھانے کا انتظام کروں گا، آپ کو کچھ کام نہیں کرنے دوں گا۔ نواب کے چچا نے کہا، بیٹا، تم ابھی چھوٹے ہو، تم کیا کام کرو گے؟ کون سا دھندا کرو گے؟ دھندا کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور تم تو اپنے گھر کی حالت سے اچھی طرح واقف۔ میں نے بیل لانے کے لیے جو پیسے تمہارے والد کو دیے تھے وہی مجھے اب تک واپس نہیں ملے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مکان کی مرمت کے لیے تمہارے والد مجھ سے قرضہ لے چکے ہیں اور اب تو وہ دونوں بیل بھی مر گئے۔ اللہ رحم کرے، تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا ہوگا۔ اچھا بھابھی جان، میں چلتا ہوں، شام میں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر نواب کے چچا وہاں سے چلے گئے۔ نواب ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور صرف ایک دن میں اس کے گھر کی حالت میں جو تبدیلی آئی تھی اور گھر کے حالات جس طرح بدل گئے تھے اس پر غور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھر سے نکل کر باہر آیا۔ باہر سردی کے مہینے کی خوشگوار دھوپ چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ سارے لوگ ہمیشہ کی طرح اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بچے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے۔ زندگی کی ساری رونقیں جوں کی تیوں نظر آ رہی تھی، لیکن خود اس کی زندگی میں جو ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا تھا اس سے باہر کی دنیا کے سبھی لوگ بے خبر تھے۔ اسی طرح گھومتے پھرتے اچانک اسے اپنے والد کی بیل گاڑی کا خیال آیا جسے پولیس والے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ غیر ارادی طور پر پولیس تھانے پہنچ گیا اور ایک سپاہی سے کہا، کل کامٹی روڈ پر گرجا گھر کے پاس جس آدمی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا میں ان کا لڑکا ہوں، میں اپنے والد کی بیل گاڑی لینے آیا ہوں۔ سپاہی نے اسے پہچان لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر تھانہ انچارج کے کیبن میں داخل ہوا اور نواب کی طرف اشارہ کر کے کہا، سر، یہ اپنے پتا کی بیل گاڑی لینے آیا ہے۔ انسپکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سپاہی سے کہا، ارے ہاں، اس ٹرک کا کچھ پتہ چلا جس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ سپاہی نے کہا، نہیں سر، اب تک اس کی کچھ خبر نہیں ملی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور دیکھو کاغذات پر اس لڑکے کے دستخط لے لو اور اس کی بیل گاڑی اس کے حوالے کر دو۔ جی بہت اچھا۔ اتنا کہہ کر سپاہی نے سیلوٹ کیا اور نواب کو لے کر کیبن سے باہر آ گیا۔ حوالات کے پیچھے ایک جگہ بیل گاڑی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے نواب سے کہا، اسے اچھی طرح دیکھ لو، یہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہم اسے تمہارے سپرد کر دیں گے، آؤ میرے ساتھ۔ سپاہی اسے تھانے کے اندر ایک کمرے میں لایا جہاں الماریوں میں مختلف طریقے کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی ٹیبل کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سپاہی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور سپاہی سے کہا، میجر، کل جو بیل گاڑی ہم اٹھا کر لائے تھے کاغذات پر دستخط لے کر وہ اس لڑکے کو دے دو، پی آئی صاحب نے کہا ہے۔ اس سپاہی نے ایک رجسٹر کھولا اور اس میں کچھ باتیں لکھی اور پھر نواب سے ایک جگہ دستخط کرنے کو کہا۔ نواب نے سپاہی کی بتائی ہوئی جگہ پر دستخط کر دی اور پھر سپاہی نے سامنے کھڑے سپاہی سے ایک جگہ دستخط کرنے کو کہا۔ اس نے بھی دستخط کر دی
اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں PI صاحب کے دستخط لے کر آتا ہوں۔ سامنے کھڑے سپاہی نے کہا، جاؤ میں یہی ہوں۔ وہ رجسٹر لے کر چلا گیا اور تھوڑی دیر میں واپس آ گیا۔ ٹھیک ہے، گاڑی اس لڑکے کو دے دو، لیکن یہ اسے لے جائے گا کیسے؟ ارے ہاں، تم گاڑی کیسے لے جاؤ گے؟ نواب نے کہا، صاحب اس کے دونوں چکے صحیح سلامت ہے، میں اسے چلاتے ہوئے لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو، نہیں تو ہم کچھ انتظام کر دیتے ہیں۔ نہیں صاحب، میں لے کر چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ نواب کو اپنے ساتھ لے کر اس جگہ آیا جہاں اس کے والد کی بیل گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ نواب نے سامنے کے دونوں ڈنڈوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا لیا اور پھر اسے کھینچتا ہوا لے کر آگے بڑھا۔ سپاہی نے بھی گاڑی کو آگے بڑھانے میں اس کی مدد کی۔ وہ کسی طرح گاڑی کو کھینچ کر تھانے کے باہر کولتار سے بنی سڑک پر لے آیا اور پھر کولتار کی ہموار سڑک پر کھینچتا ہوا گاڑی کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ اس کا گھر پولیس تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ 15 منٹ میں وہ گاڑی لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی کے دونوں پہیے اور سامنے کے ڈنڈے جو بیلوں کی گردن پر رکھے ہوتے ہیں بالکل صحیح سلامت تھے۔ بنڈی کے گرد لگی ہوئی کچھ لکڑیاں ٹوٹ گئی تھی۔ بیل گاڑی کا بغور جائزہ لینے کے بعد وہ گھر کے اندر گیا۔ اوزار گھر میں موجود تھے، کچھ لکڑیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی مدد سے وہ اپنی بیل گاڑی کو درست کرنے بیٹھ گیا۔ چند گھنٹوں کی مشقت کے بعد گاڑی پوری طرح تیار ہو گئی، لیکن بغیر بیلوں کے گاڑی چل نہیں سکتی تھی۔ بیل کہاں سے آئیں گے اسے کچھ علم نہیں تھا۔ شام میں اس کے چچا اس کے گھر آئے تو انہیں گھر کے دروازے پر بیل گاڑی کھڑی نظر آئی۔ وہ گھر کے اندر آئے اور دری پر بیٹھ گئے۔ نواب کی امی نے ان سے کہا، بھائی صاحب، نواب پولیس تھانے سے بیل گاڑی لے آیا ہے اور اسے درست بھی کر لیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بھابھی، لیکن بغیر بیلوں کے گاڑی کیسے چلے گی؟ اور نواب بھی ابھی کچھ نہ بڑا نہیں ہے کہ گاڑی چلا سکے۔ نواب نے کہا، چچا جان، میں گاڑی اچھی طرح چلا لیتا ہوں۔ کبھی کبھی میں بھی اپنے ابو کے ساتھ گاڑی پر جایا کرتا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس کے چچا نے کہا، لیکن صرف گاڑی چلانے سے ہی تو سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ اس پر سامان چڑھانا اور اتارنا پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا پڑتا ہے۔ بڑی محنت کا کام ہے۔ بیل گاڑی چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نواب نے کہا، چچان، اگر بیلوں کا کچھ انتظام ہو جائے تو میں دھیرے دھیرے سارے کام سیکھ جاؤں گا۔ نواب کے چچا نے کہا، دیکھو، بیلوں کا انتظام ہونا بے حد مشکل ہے۔ معمولی بیلوں کی جوڑی بھی 8-10 ہزار روپے سے کم میں نہیں آئے گی۔ میں نے ہی جو جوڑی تمہارے والد کو دلائی تھی اس کی قیمت 11,000 روپے تھی، جس کے پیسے اب تک مجھے نہیں ملے ہیں۔ میں تو کہوں گا تم کسی دکان میں نوکری کرو اور گزر بسر کا انتظام کرو۔ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا۔ ابھی تمہارے والد کی طرف جو پچھلا باقی ہے وہی مجھے نہیں ملا ہے، اوپر سے یہ کفن دفن میں جو خرچ ہوا وہ الگ۔ نواب کی والدہ نے کہا، بھائی صاحب، ہماری قسمت ہی خراب ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑی ہے، سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ ابھی اس بچے کے کھیلنے کودنے کے، پڑھنے لکھنے کے دن ہیں، پھر بھی وہ ہمت کر رہا ہے۔ خدا نے چاہا تو کچھ نہ کچھ راستہ نکل ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میں بھی ان دنوں بڑی تنگی میں ہوں۔ اگر میرے حالات اچھے ہوتے تو میں ضرور تمہاری مدد کرتا، لیکن پچھلے چند مہینوں سے میری بھی کاروباری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اتنا کہہ کر نواب کے چچا اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی اس طرح صاف صاف کہہ دینے کے بعد کمرے میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کچھ دیر تک کوئی کچھ نہیں بولا۔ تبھی نواب کی خالہ جو ساونیر میں رہتی تھی، انہوں نے نواب سے کہا، بیٹا، تو ہمت سے کام لے، حوصلہ نہیں ہارنا، جہاں چاہا ہے وہاں رہا ہے، خدا نے چاہا تو کوئی نہ کوئی اچھا راستہ ضرور نکلے گا۔ تیرے خالو کسی کام سے بمبئی گئے ہوئے ہیں، وہ 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے، ان سے آ کر ملنا۔ میں بھی کہہ دوں گی، ضرور کوئی راستہ نکل آئے گا۔ آج میں بھی یہاں سے چلی جاؤں گی، جس دن تیرے خالو آ جائیں گے میں فون سے تجھے خبر کر دوں گی۔ بیٹا، اب تو ہی اپنی اس بے سہارا ماں کا سہارا ہے، تجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ جی ہاں خالہ جان، میں محنت کرنے کو تیار ہوں، میں ضرور کمائی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا، میں اپنی امی کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ اسی وقت اس کی اسکول کے صدر مدرس، کلاس ٹیچر اور کچھ اساتذہ اس کے گھر آئے۔ انہوں نے نواب کو اور اس کی امی کو تسلی دی
और नवाब से कहा कि वो अपनी तालीम जारी रखे। तालीम के तमाम अखराजात स्कूल की जानिब से अदा किए जाएंगे। थोड़ी देर बैठकर वो लोग वहाँ से चले गए। जाते जाते उन्होंने एक लिफाफा नवाब की वालिदा के हाथ में दिया। उसकी वालिदा ने उस लिफाफे को खोल कर देखा। एक कागज पर ताज़ियतनामा तहरीर था और साथ ही 100 रुपए के 5 नोट भी उसमें रखे हुए थे। नोटों को हाथ में लेकर कुछ देर तक वो देखती रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाम में उसकी खाला भी अपने गांव वापस चली गई। तीसरे दिन पड़ोस के घर में नवाब के लिए फोन आया। नवाब ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी खाला की आवाज थी। उन्होंने कहा, बेटा नवाब, तेरे खालू आ गए हैं, तू कल सुबह यहाँ आ जा। मैंने उनसे तेरे वालिद के इंतकाल की और बैलों के मरने की बात बता दी है। वो खुद कामटी आना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि नवाब यहाँ आ जाएगा, आप उससे बात कर लीजिए। अच्छा, कल सुबह तू किसी भी तरह मेरे घर पहुंच जा। दूसरे दिन सुबह जब नवाब अपनी खाला के घर पहुंचा तो सुबह के 10 बज रहे थे। घर में दाखिल हुआ तो दीवान पर उसके खालू बैठे नजर आए। उसने उन्हें सलाम किया और उनके करीब जाकर बैठ गया। उसके खालू ने नवाब के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद अचानक चले गए। मुझे फोन पर खबर मिल गई थी, लेकिन मैं इतनी दूर था, इतने जरूरी काम में था कि यहाँ वक्त पर पहुंचना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कल मैं आया तो तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन तुम्हारी खाला ने मुझसे कहा कि तुम खुद यहाँ आने वाले हो, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इतना कहकर उन्होंने अंदर खुलने वाले दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज लगाई, अरे भाई, देखो कौन आया है, और हामिद होगा तो उसके हाथ से पानी भेजो। थोड़ी देर में उसकी खाला उसके कमरे में आई जहां नवाब बैठा हुआ था। उन्हें देखकर वो उठ खड़ा हुआ और खाला को सलाम किया। उसकी खाला ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, नवाब, अच्छा हुआ तू आ गया, बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता के लिए कुछ बनाती। इतना कहकर वो अंदर चली गई। तभी एक ट्रे में पानी के गिलास लेकर उसकी उम्र का एक लड़का आया और उसने टी टेबल पर ट्रे रख दी और फिर नवाब से कहा, हाँ नवाब, कहो कैसे हो और खाला जान कैसी है? ठीक है, आज तुम स्कूल नहीं गए? नहीं, मेरा स्कूल 2 बजे लगता है, हामिद ने कहा। और कहो, तुम्हारे स्कूल का क्या हाल है? बस ठीक है, नवाब ने कहा। इतने में नवाब की खाला ने नाश्ते के लिए कुछ चीजें लाकर टेबल पर रख दी और नवाब से कहा, ले बेटा खा, बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना, ये भी तेरा ही घर है। नाश्ते से फारिग हो जाने के बाद नवाब की खाला ने मुख्तसर नवाब के घर की कैफियत बयान कर दी और नवाब की गाड़ी के लिए 2 बैलों की जरूरत है ये भी बता दिया। नवाब के खालू गांव के सरपंच थे और बहुत बाअसर आदमी थे। उनकी खेती थी, फलों के बाग थे और गांव में बड़ी इज्जत की नजर से देखे जाते। सारे हालात सुन लेने के बाद उन्होंने कहा, देखो नवाब, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम अभी बहुत छोटे हो, बैलगाड़ी चलाकर गुजर बसर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम कहो तो मैं नागपुर में अपने किसी जान पहचान वाले के यहाँ तुम्हें नौकरी पर रखवा देता हूँ। अपने खालू के मुंह से ये बात सुनकर नवाब के चेहरे पर गम की एक परत सी छा गई। फिर उसने कहा, खालू जान, नौकरी और पढ़ाई करना अब मुझसे नहीं होगा। मैं तो बस अपने वालिद की छोड़ी हुई बैलगाड़ी ही चलाऊंगा, चाहे बैलों की जगह मुझे ही क्यों ना गाड़ी खींचनी पड़े। इतना कहकर नवाब अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। ठीक है, बैठ जाओ। नवाब के खालू ने उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, देखो, अब जबकि तुम फैसला कर ही चुके हो तो बड़ी अच्छी बात है। आदमी कोई भी धंधा इज्जत से, मेहनत से और ईमानदारी से करे तो देर से ही सही उसे तरक्की जरूर मिलती है। इस उम्र में तुम में फैसला करने की कुव्वत है, तुम्हारे हौसले भी बुलंद है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा देखो, आने वाली जुमेरात को तुम नागपुर में कलमना मार्केट चले जाना और मैं अभी तुम्हें चिट्ठी लिख कर दे रहा हूँ और जिस दलाल के नाम से ये चिट्ठी है उससे जाकर मिल लेना। वो तुम्हें 2 बैल दिला देगा, लेकिन उसकी जो भी रकम होगी वो धीरे धीरे तुम्हें अदा करनी होगी। ये समझ लो, ये रकम तुमको कर्ज़े हुस्ना के तौर पर मिल रही है, यानी मैं उसका तकाजा नहीं करूंगा और जब तुम्हारे पास रकम जमा हो जाए और किसी का कुछ देना बाकी ना रहे तो तुम मुझे वापस कर देना। चाहो तो थोड़ी थोड़ी करके ये भी रकम तुम मुझे दे सकते हो, ठीक है? जी, आपकी मेहरबानी है।
نہیں، میں مہربانی نہیں کر رہا ہوں۔ مہربانی سے ملی ہوئی رقم سے لوگ کاہل اور سست بن جاتے ہیں، ان کے اندر کی حس مر جاتی ہے۔ پیسے واپس کرنے کا جذبات تمہیں محنت کرنے پر اکساتا رہے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی محنت سے کچھ بن کر دکھاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے اندر کی خود اعتمادی تمہیں زندگی میں ضرور کامیاب کرے گی۔ نہ کہہ کر نواب کے خالو نے آواز لگائی، حامد ذرا میرا بیگ تو لے آؤ۔ اندر سے آواز آئی، جی ابو جی۔ تھوڑی دیر بعد حامد کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک بیگ تھا جو اس نے اپنے والد کو دے دیا۔ شاہد علی خان نے اس میں سے ایک لیٹر پین نکالا اور اس لیٹر پیڈ کے سفید کاغذ پر جس پر ان کا نام چھپا ہوا تھا انہوں نے ایک تحریر لکھنی شروع کی۔ تحریر مراٹھی میں تھی۔ تحریر مکمل ہو جانے کے بعد آخر میں انہوں نے اپنے دستخط کیے، اس پر ربر سٹیمپ لگا کر اس کاغذ کو موڑ دیا اور اوپری طرف کسی کا نام لکھ کر کاغذ نواب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، دیکھو اس پر میں نے دلال کا نام لکھ دیا ہے۔ جمعرات کو بیل بازار میں اس سے جا کر مل لینا اور یہ کاغذ اسے دے دینا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نواب نے وہ کاغذ اپنے خالو کے ہاتھ سے لے لیا اور شکریہ کہہ کر اسے اپنی شرٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ پھر وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس کی خالہ نے کہا، کھانا تیار ہو رہا ہے، کھا کر جانا۔ پھر انہوں نے حامد کو بازار سے کچھ سامان لانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ نواب کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ دونوں بازار میں آئے۔ انہوں نے فہرست کے مطابق چیزیں خریدی اور گھر واپس آ گئے۔ کھانا تیار ہو جانے کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر رک کر نواب وہاں سے کامٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ والدہ اور چند عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میت کا گھر تھا۔ ایک عجیب طرح کی اداسی اور خاموشی کمرے میں چھائی ہوئی تھی۔ نواب ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تب اس کی امی نے کہا، ہاں بیٹا، ہو آئے اپنے خالو کے گھر سے؟ جی ہاں امی، انہوں نے مجھے چٹھی دی ہے۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تبھی اس کے چچا آئے اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا، نواب، بازار میں میرے دوست کی کباڑی کی دکان ہے، میں ابھی اس سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ وہ تمہیں اپنی دکان میں رکھنے کو تیار ہو گیا ہے۔ ابھی 50 روپے ہفتہ تمہیں دے گا، بعد میں تمہاری تنخواہ بڑھا دے گا۔ نواب نے کہا، چچا جان، میری بیل گاڑی کے لیے بیلوں کا انتظام ہو گیا ہے، اب مجھے کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ نواب کے چچا نے کہا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اس کام میں کافی محنت ہے اور خطرہ بھی ہے۔ آخر اسی کام میں تمہارے والد کی جان گئی ہے۔ نواب کی والدہ نے کہا، اب نواب کی تمنا ہے تو اسے یہ بھی کر کے دیکھ لینی دو۔ اگر اس کام میں کچھ فائدہ نہیں ہوا تو پھر کہیں نوکری پر رکھوا دینا۔ بھابھی تم ٹھیک کہتی ہو، نواب کے چچا نے کہا، لیکن بیل بھی نہیں ہوئی، کسی نے مفت میں تو نہیں دیے ہوں گے، اس کی رقم تو لوٹانی ہوگی۔ ابھی میری رقم ہی نہیں مل پائی ہے، دوسروں کی رقم کس طرح ادا کروں گے؟ نواب نے کہا، چچا جان آپ بے فکر رہیے، آپ کی رقم بھی لوٹا دوں گا اور دوسروں کی رقم بھی لوٹا دوں گا۔ دن رات محنت کروں گا میں، اللہ میری مدد کرے گا، میری ماں کی دعائیں میرا ساتھ دے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری یہی تمنا ہے تو یہی ٹھیک ہے، لیکن بیل تمہیں مل کہاں سے رہے ہیں؟ نواب نے کہا، جی میرے خالو ساونیر والے شاہد علی خان، وہ مجھے دلا رہے ہیں۔ ہاں تب تو ٹھیک ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، گاؤں میں ان کی دھاک ہے، کافی کھیتی باڑی ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کچھ سرکاری الجھنوں میں پڑ گئے ہیں، دلی بمبئی کے چکر لگ رہے ہیں۔ نواب کی والدہ نے کہا، بھائی صاحب، پریشانیاں تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ چھوٹی پریشانی، بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی پریشانی۔ پھر بھی انہوں نے مدد کی، ورنہ وہ بھی پریشانیوں کا بہانہ بنا کر دامن چھڑا سکتے تھے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، نواب کے چچا نے کہا، کام جلدی شروع کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اچھا بھابھی میں چلتا ہوں، خدا حافظ نہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جمعرات کے دن صبح 10 بجے نواب نے اپنے خالو کی دی ہوئی چٹھی جیب میں رکھی اور کلمنا مارکیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ایک آٹو رکشا سے کلمنا مارکیٹ پہنچ گیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے وہ دلال مل گیا جس کے نام سے اس کے خالو نے چٹھی لی تھی۔ اس نے چٹھی کھول کر پڑھی اور اسے اپنے ساتھ لے کر گیا اور ایک آفس میں بٹھا دیا اور کہا، بابو تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے جانور تلاش کرتا ہوں، سرپنچ صاحب نے مجھے ٹیلی فون سے بتا دیا تھا۔ نواب آفس میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ 12:30 بجے کے قریب دلال وہاں آیا اور نواب کو اس نے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ نواب اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بازار میں ایک جگہ ایک آدمی 2 بیلوں کو لیے کھڑا ہوا تھا۔
दलाल उसके करीब पहुंचकर रुक गया, फिर नवाब से कहा, देखो ये दोनों बैल तुम्हारे हैं, क्या तुम उन्हें कामठी ले जा सकोगे या मैं किसी के जरिए कामठी भिजवा दूं? नवाब ने कहा, जी नहीं काका, मैं उन बैलों को खुद ले जाऊंगा। मुझे यकीन है मैं उन्हें आसानी से लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, दलाल ने कहा, देखो ये खरीदी की चिट्ठी और ये टैक्स की रसीद अपने पास रख लो। रास्ते में कोई रोके तो उसे ये दिखा देना, और इन चिट्ठियों को संभाल कर रखना, बहुत अहम कागज है ये। जी बहुत अच्छा। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस जोड़ी की कीमत क्या है? नहीं, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं सरपंच साहब को बता दूंगा। ठीक है, नवाब ने कहा, और दोनों बैलों की रस्सियां थाम ली। दोनों बैल बड़े ही खूबसूरत और सेहतमंद थे। एक बैल कत्थई रंग का था, दूसरा सफेद था। कत्थई रंग का बैल निहायत गठीला और खूबसूरत नजर आ रहा था। उसकी जल्द सूरज की रोशनी में झिलमिल चमक रही थी। यूं महसूस होता था कि एक रंग नमूदार होता है और उसी जगह दूसरा रंग जाहिर हो जाता है। उस बैल की आंखें इतनी रोशन और चमकदार थी कि वहां से रोशनी फूटती महसूस होती थी, और उन आंखों से वो चार जानिब यूं देखता था गोया शिकारी शिकार की तलाश कर रहा हो। उसके सिंग हैरत अंगेज हद तक नुकीले तलवार के मानिंद मुड़े हुए और खमीदा थे। पैर उसके इतने कसदार थे कि लगता था बैल के पैर न हो, किसी आला नस्ल के घोड़े के पैर। जब दलाल ने वो बैल उसके सुपुर्द किया तो नवाब से कहा, देखो ये कत्थई रंग का बैल एक बेवा औरत का बैल है। उसका शौहर उससे बेहद मोहब्बत करता था, उसे किसी बात की तकलीफ नहीं होने देता था, लेकिन एक हादसे में उसका इंतकाल हो गया। घर में इतनी तंगी हुई कि मजबूरन बैल उसे बेचना पड़ा। उस बैल का बेहद ख्याल रखना। नवाब ने उस बैल की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, हाँ मैं इसका बेहद ख्याल रखूंगा, मेरा दोस्त है ये। दोनों बैलों की रस्सियां थाम कर उसने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। थोड़ी सी कोशिश से बैल आगे बढ़ने लगे। बाजार के हिस्से निकल कर बैल कोलतार से बनी सड़क पर आ गए। थोड़ी देर में वो रेलवे क्रॉसिंग पर आ गए। कोई गाड़ी आने वाली थी, उसका फाटक बंद था। बहुत से ट्रक, गाड़ियां और हाथ ठेले फाटक के खुलने का इंतजार करते खड़े थे। नवाब भी अपने दोनों बैलों को लेकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। साइकिल वाले और स्कूटर वाले अपनी गाड़ियों को आड़े लगे हुए लोहे के डंडे से निकाल कर ले जा रहे थे, जहां नवाब अपने दोनों बैलों को लेकर खड़ा था। उसकी दाहिनी तरफ एक ट्रक था और बाईं तरफ उसके जानवर खड़े थे। उसके बाजू में बाईं तरफ एक गड्ढा सा था कि किसी गाड़ी के निकलने की जगह नहीं थी। तभी पीछे से एक नौजवान हीरो होंडा गाड़ी पर सवार नवाब के पीछे आया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। नवाब को ना तो खुद हटने की जगह थी और ना ही उसके बैल कहीं सरक सकते थे। उस नौजवान को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला तो उसने अपनी गाड़ी सड़क के बाजू के गड्ढे में उतार दी, लेकिन वो गाड़ी संभाल नहीं पाया और गाड़ी लेकर गिर गया। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। बड़ी मुश्किल से वो उठा और काफी ताकत लगाकर वो अपनी गाड़ी उठा सका। उसने गाड़ी स्टैंड पर खड़ी कर दी और नवाब की तरफ आया और उसे गालियां देने लगा। नवाब ने कहा, हटने की कोई जगह नहीं है, मैं किधर रखता। नौजवान ने जोश में आकर नवाब का गिरेबान पकड़ लिया और चाहता था कि नवाब को एक तमाचा मार दे, लेकिन उससे भी पहले कत्थई रंग के बैल ने जो अपनी गर्दन घुमाई तो उसके नोकीले सींग नौजवान के पैर पर लगे। झटका इतना शदीद था कि वो तवाजुन बरकरार न रख सका, जाकर अपनी गाड़ी पर गिरा और गाड़ी समेत गड्ढे में गिर गया। बैल की सींग लगने से उसकी पैंट भी फट गई थी। ये देखकर लोग और हंसने लगे। अब तो नौजवान का गुस्सा के मारे बुरा हाल हो गया। उसने वहीं से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से नवाब को मारा। नवाब ने पत्थर की जद से अपने आप को बचा लिया। पत्थर जाकर बाजू में खड़े हुए ट्रक की खिड़की की कांच से टकराया। कांच टुकड़े टुकड़े होकर सड़क पर गिर पड़ी। ये देखकर ट्रक ड्राइवर नीचे उतरा और उसने नौजवान का गला पकड़ लिया और उससे अपने नुकसान के पैसे मांगने लगा। उसी दौरान ट्रेन वहां से गुजरी और फाटक खुल गया। सामने के लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां आगे बढ़ाई और नवाब भी अपने बैलों को लेकर निकल गया। यहाँ नौजवान और ट्रक वाले में तू मैं हो रही थी। नवाब अपने बैलों को हाँकता हुआ कलमना बस्ती के आगे की पुलिया पर पहुंचा ही था कि पीछे से नौजवान तेजी से गाड़ी चलाते हुए आया और नवाब के सामने गाड़ी खड़ी करके खड़ा हो गया और नवाब से कहा, तेरी वजह से मैं गाड़ी से गिरा, मेरी पैंट फटी और ट्रक वाले को पैसे देने पड़े। मुझे ये रकम वापस कर, नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
चल मेरा नुकसान पूरा कर, पैसे निकाल। नवाब ने कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? नौजवान ने कहा, पैसे तुझे देने पड़ेंगे वरना मैं ये जानवर तुझे ले जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने बैलों की रस्सियां नवाब के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले ली। नवाब ने उसके हाथों से रस्सी लेने की कोशिश की तो उसने नवाब के मुंह पर एक घूंसा मार दिया। नवाब ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाया और फिर से नौजवान के हाथ से रस्सियां लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। नौजवान उसकी तरफ बढ़ा। नौजवान ने उसे मारने के लिए दूसरे बार घूंसा ताना। बस उसी लम्हा कत्थई रंग के बैल ने एक झटके से अपनी रस्सी छुड़ा ली और अपनी दोनों सींगों से उठाकर नौजवान को जोर से उछाल दिया। नौजवान हवा में लहराता हुआ नाले में जाकर गिरा। नाले में थोड़ा पानी था, उसके पूरे कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए। किसी तरह वो नाले से निकलकर फिर सड़क पर आ गया और नवाब को गंदी गंदी गालियां देने लगा। वो फिर नवाब की तरफ आगे बढ़ा। तभी कत्थई रंग के बैल ने नौजवान की तरफ दौड़ना शुरू किया। नौजवान ने बैल को अपनी तरफ आता देखा तो बेतहाशा एक सिमत भागने लगा। अब नौजवान आगे आगे और बैल उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। बबूल की झाड़ियों को फलांगता हुआ नौजवान जब बहुत दूर निकल गया तो बैल वापस आया और नवाब के सामने आकर खड़ा हो गया। नौजवान का दूर दूर तक पता नहीं था। नवाब ने दोनों बैलों की रस्सियां थामी और तेजी से आगे बढ़ा। पीछे मुड़ मुड़ कर देखता भी जाता था कि कहीं नौजवान पीछे तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर नौजवान वापस नहीं आया। 4 बजे के करीब वो घर पहुंच गया और घर के सामने बैलों को बांधने का जो खूंटा था, नवाब ने वो 2 अलग अलग खूंटों से बैलों को बांध दिया और अपनी वालिदा को जाकर बताया कि उसे बैल मिल गए हैं। उसकी अम्मी घर से निकल कर आई। उन्होंने बैलों को देखा, फिर अंदर से कुछ भूसी और घास बैलों के सामने लाकर डाल दी। नवाब के घर से लगा हुआ एक पुराना कुआं था। नवाब ने बाल्टी से पानी खींचा और दोनों बैलों के सामने पानी की बाल्टी रख दी। नवाब ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं खालू जान को फोन करके बता देता हूँ कि बैल मुझे मिल गए हैं। नवाब की अम्मी ने कहा, ठीक है, जाओ उन्हें बता दो और उनका शुक्रिया भी अदा कर देना। जी अम्मी। इतना कहकर नवाब वहां से चला गया। पास की एक दुकान से उसने टेलीफोन किया। फोन उसके खालू ने ही उठाया। नवाब ने अपने खालू को सलाम किया और कहा, खालू जान मुझे बैल मिल गए हैं, दोनों बैल बहुत अच्छे हैं। हाँ ठीक है, दलाल ने भी मुझे फोन पर है खबर दे दी है। बेटा बड़ी होशियारी से काम करना, जल्दबाजी में कुछ गलत काम नहीं करने लगना। जी बहुत अच्छा खालू जान। और देखो तुम्हारे चचा का मुझे फोन आया था, उनका कर्ज पहले अदा करना, उनकी नीयत तुम्हारे मकान पर लगी हुई है। जैसे ही पैसे तुम्हारे पास आए पहले उनका कर्ज अदा कर देना और खबरदार किसी कागज पर उन्हें कुछ लिख कर मत देना और ना ही उनके किसी कागज पर दस्तखत करना। उनकी नीयत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। जी हाँ खालू जान, बार बार वो अपने पैसों का जिक्र करते हैं, मैं उनका कर्ज पहले अदा करूंगा। ठीक है बेटा, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अच्छा फोन रखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। नवाब वहां से घर आया। शाम हो चुकी थी। उसकी अम्मी खाना बना चुकी थी। अपनी वालिदा के साथ बैठकर उसने खाना खाया। अपने चचा की बात उसने अपनी अम्मी को नहीं बताई। खाना खाकर बैठा ही था कि बाहर से किसी ने उसका नाम लेकर आवाज लगाई। वो बाहर आया तो उसने देखा पड़ोस के एक आदमी उसके घर के सामने खड़े हुए थे। नवाब ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने नवाब से कहा, नवाब एरखेड़ा में हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया है। अगर तुम्हारी बैलगाड़ी ठीक हो गई तो सारा घर का सामान वहां पहुंचा दो। नवाब ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरी गाड़ी तैयार है, लेकिन सामान चढ़ाने और उतारने का मसला है। उन्होंने कहा, ये कोई मसला नहीं है, मेरे लड़के हैं ना, वो सामान चढ़ा भी देंगे उतार भी देंगे। ठीक है चचा, चलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। इतना कहकर वो घर में गया और अपनी वालिदा को बताया कि वो पड़ोस के अंसारी बाबू का सामान एरखेड़ा पहुंचाने जा रहा है। उसकी अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, आराम से जाना और एहतियात से गाड़ी चलाना, बैल अभी नए हैं। जी अम्मी आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाऊंगा। उसी वक्त उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता, रस्सी अपने हाथों में थाम ली और बैलों को हाँकता हुआ अंसारी बाबू के घर के जानिब लेकर चला। अंसारी बाबू के लड़कों ने जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी पर लाद दिया और नवाब को गाड़ी
आगे बढ़ाने को कहा। वो खुद साइकिलों पर सवार हो गए। इस तरह 2 बार में उनका पूरा सामान नए घर में मुंतकिल हो गया। अंसारी बाबू ने नवाब से कहा, हाँ बेटा, तुमने सारा सामान हमारे घर पहुंचा दिया, कहो तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई? नवाब ने कहा, चचा जान, आज ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है, आप जो खुशी से देंगे मैं आंख बंद करके ले लूंगा। अंसारी बाबू ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे वालिद की मौत के बाद अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ही सर पर है। अच्छा हुआ तुमने अपने वालिद का काम संभाल लिया। फिर उन्होंने 100 रुपए का एक नोट नवाब के हाथ में रख दिया। नवाब ने उस नोट को देखा भी नहीं और अपनी जेब में रख लिया और अंसारी बाबू को सलाम करके वहां से वापस अपने घर चला आया। रात में जब घर वापस आया तो रात के 11 बज चुके थे। उसकी वालिदा उसका इंतजार कर रही थी। नवाब ने वो नोट जेब से निकाला और अपनी अम्मी के हाथ पर रख दिया और कहा, लीजिए अम्मी, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। उसकी अम्मी ने नोट को देखा और खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, कल मैं मोहल्ले के बच्चों को उन पैसों का जर्दा बनाकर खिलाऊंगी। ये मेरे लाल की मेहनत की पहली कमाई। फिर उन्होंने अपने बच्चे को ढेर सारी दुआएं दी और दोनों माँ बेटे सो गए। इस तरह नवाब की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। रोजाना सवेरे वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता और जब शाम में लौटता था तो उसकी जेब में 200-400 रुपए होते थे। वो सारी की सारी रकम अपनी वालिदा के हाथ में रख देता था। उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। कुछ पैसे भी घर में रहने लगे। स्कूल से नवाब को बुलाने के लिए कई बार बच्चे आए, लेकिन उसकी वालिदा ने उनसे कह दिया कि अब नवाब का स्कूल आना मुमकिन नहीं है। सर से कह दे कि उसका नाम रजिस्टर से काट। एक बार स्कूल से टीचर भी उनके घर आए और जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि नवाब स्कूल नहीं आ सकेगा तो स्कूल से उसका नाम काट दिया गया। चंद महीनों में ही नवाब की वालिदा के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। नवाब के चचा बराबर उसके घर आते थे और अपना एहसान जताना नहीं भूलते थे। 2-2 हजार रुपए महीना करके नवाब की वालिदा ने उन्हें 6,000 रुपए वापस कर दिए थे, लेकिन अब भी तकरीबन 15,000 रुपए का कर्ज बाकी था। नवाब के बंडी चलाने से उनके घर में जो आसूदा हाली हो गई थी, नवाब के चचा को एक आंख न भाती थी। वो किसी तरह नवाब के घर को अपने कब्जे में करना चाहते। मुमकिन था कि नवाब के वालिद जिंदा रहते तो कर्ज अदा होने के बजाय बढ़ता ही चला जाता, क्योंकि नवाब के वालिद बैलगाड़ी चलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। बस 150 रुपए मिल गए तो समझते थे बहुत कमाई हो गई। उन्हें शराब पीने की भी आदत थी। रोजाना रात में दारू पीकर आते, खाते और सो जाते, फिर सवेरे काम पर चले जाते। जरूरत पड़ती तो अपने भाई से 1,500 रुपए कर्ज लेकर आ जाते थे। नवाब के चचा के बाजार में बड़ी किराने की दुकान थी। दुकान भी अच्छी चलती थी, काफी आमदनी थी। उससे उन्होंने अपना अच्छा खासा सीमेंट का कंक्रीट का मकान बना लिया था। उनकी बीवी नवाब की वालिदा से बेहद नफरत करती थी और उन्हें किसी भी तरह अपने बराबर नहीं समझती थी। वो खुद कभी नवाब के घर नहीं जाती थी और ये चाहती थी कि नवाब के घर का कोई फर्द उनके घर ना आए। गर्मी के दिन थे। एक रोज नवाब अनाज की बोरियां फौजी छावनी पहुंचाकर वापस आ रहा था। शाम हो चुकी थी। अचानक एक वीरान जंगल जैसी जगह पर उसका कत्थई रंग का बैल रुक गया और ला कोशिश के आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी गर्दन की रस्सी तोड़ डाली और झाड़ियों में एक सिमत तेजी से अंदर घुस गया। नवाब ने ये देखा तो वो भी बैलों को हाँकने वाला डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ा। बैल झाड़ियों को फलांगता हुआ एक जगह जाकर रुक गया। वहां एक आदमी एक छोटे से लड़के को मारते पीटते अपने साथ ले जा रहा था। जैसे ही बैल उसके करीब आया, बैल ने अपने सींगों से उस आदमी को रगेद दिया। काफी दूर तक रगेदता हुआ लेकर चला गया। फिर उसे सींगों से उठाया और हवा में उछाल दिया। आदमी जाकर एक दरख्त से टकराया और गिरकर बेहोश हो गया। तब तक नवाब भी वहां पहुंच चुका था। वो छोटे लड़के के करीब पहुंचा। वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था। लड़का उससे लिपट गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। नवाब ने उसे किसी तरह खामोश कराया। तब लड़के ने बताया कि वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उस आदमी ने उसे उठा लिया और उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहा था। आदमी बेहोश हो गया तो बैल नवाब के पास आकर खड़ा हो गया। नवाब ने बेहोश आदमी को उठाकर कत्थई रंग के बैल की पीठ पर लाद दिया और लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। बेहोश आदमी को अपनी बैलगाड़ी में डाल दिया, लड़के को अपने पास बिठा लिया और अपनी गाड़ी तेजी से दौड़ाई और थोड़ी देर में वो पुलिस थाने पहुंच गया। उसने लड़के को और बेहोश आदमी को पुलिस के हवाले किया और पूरा वाकया तफसील से बता दिया। पुलिस थाने में नवाब का नाम पता लिखकर उसे घर जाने की इजाजत दे दी गई। घर आकर उसने खाना खाया और उसके साथ जो वाकया
पेश आया था उसने अपनी वालिदा को बताया और बाहर चारपाई पर आकर बैठा ही था कि पुलिस का एक सिपाही आया। उसने नवाब से कहा, चलो तुमको साहब बुला रहे हैं। पुलिस के सिपाही को देखकर नवाब की वालिदा भी घर से निकल कर आ गई। पड़ोस के भी चंद लोग जमा हो गए। सिपाही ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। जिस लड़के को नवाब ने बचाया है उसके वालिद नवाब से मिलना चाहते हैं, शायद कुछ इनाम देना चाहते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं। चलो मैं खुद तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ दूंगा। नवाब सिपाही की साइकिल पर बैठकर पुलिस थाने रवाना हुआ। पुलिस थाने पहुंचा तो उसने देखा बाहर 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी थी और अंदर पीआई के कैबिन में 5-6 लोग निहायत उम्दा लिबासों में कुर्सियों पर बैठे हुए। सिपाही ने नवाब को अंदर कैबिन में एक तरफ खड़ा कर दिया और पीआई से कहा, सर यही लड़का है जो बेहोश आदमी और लड़के को लेकर यहाँ आया था। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर एक आदमी अपनी कुर्सी से उठा और उसने नवाब के करीब पहुंचकर कहा, बेटा तुमने बड़ा नेक काम किया है, बड़े पुण्य का काम किया है। अगर हमारा बेटा हमें ना मिलता तो पता नहीं उसकी अम्मी का क्या हाल हो जाता। तुमने 2 लोगों की जान बचाई है, तुमने बड़े पुण्य का काम किया। इतना कहकर उसने पैंट की जेब में हाथ डाला, 50 के नोटों की एक गड्डी निकाली और नवाब के हाथ पर रख दी और कहा, हालांकि तुमने जो काम किया है उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी भेंट है, स्वीकार करके हमें शुक्रिया का मौका दो। नवाब ने नोटों की गड्डी हाथ में ले ली और पीआई की तरफ देखने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, रख लो, ये तुम्हारी नेकी, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी का इनाम है, रख लो उसे और कल चलकर हमें वो जगह दिखा देना जहां से तुम इस बच्चे को और गुंडे को लेकर आए थे। जी साहब, बहुत अच्छा। फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने सिपाही से कहा, जाओ इस लड़के को उसके घर पहुंचा कर आ जाओ। नवाब वहां से बाहर आया। पुलिस वाले ने अपनी साइकिल से उसे उसके घर पहुंचा दिया और खुद वापस चला गया। नवाब ने वो 5,000 रुपए अपनी वालिदा को दे दिए और पूरी बात उन्हें बता दी। नवाब की अम्मी ने वो पैसे अलमारी में रख दिए और बाहर आकर वो कत्थई रंग के बैल की पीठ पर शफकत से हाथ फेरने लगी और कहा, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे का मुहफ्फिज है। फिर उन्होंने कुछ रोटी बैल के आगे लाकर डाल दी। दूसरे दिन सुबह थाने में पहुंचकर नवाब ने वो जगह पुलिस वालों को दिखा दी जहां से वो लड़के को और गुंडे को उठा कर लाया था। वहां पर पुलिस वालों को एक पर्स और डायरी पड़ी हुई मिली जो शायद उस गुंडे की जेब से गिरी थी, जिसे बैल ने जमीन पर पटक दिया था। पुलिस वालों ने वो चीजें अपने कब्जे में कर ली और जगह का मुआयना करके वहां से वापस आ गए। नवाब को उसके घर छोड़ दिया और वो लोग वापस पुलिस थाने चले आए। नवाब अपने बैलों को गाड़ी में जोत ही रहा था कि उसके चचा आ गए और रात के वाकया के मुतालिक पूछने लगे। नवाब ने सारी बातें उन्हें तफसील से बता दी। उसके चचा ने कहा, बेटा वैसे तो तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें इनाम भी मिला है, लेकिन गुंडे बदमाशों का कुछ भरोसा नहीं है। वो कब तक हवालात या जेल में रहेगा। वो जब भी बाहर आएगा तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। कभी कभी नेकी भी इंसान को मुसीबतों में फंसा देती है। नवाब ने कहा, चचा जान, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो तो होकर रहेगा, उसको सोच सोच कर परेशान होने से कोई फायदा नहीं। उसके चचा ने कहा, चलो बड़े अच्छे वक्त पर तुम्हें पैसे मिले हैं। अभी मुझे एक व्यापारी को 5,000 रुपए देना है। कई बार वो आदमी भेज चुका है। वो रकम मुझे दे दो तो मैं अभी कर्ज से छुटकारा पाऊंगी। नवाब की अम्मी ने वो 5,000 की गड्डी नवाब के चचा के हाथ में रख दी। वो उसे लेकर चले गए। नवाब ने अपनी बैल बंडी वहां से आगे बढ़ाई और बाजार में लाकर खड़ी कर दी। अगवा होने वाले लड़की की खबर कई लोगों को मालूम हो चुकी थी और ये भी मालूम हो गया था कि नवाब को इनाम में 5,000 रुपए मिले हैं। कई लोग आकर उसको मुबारकबाद देने लगे और मिठाई खिलाने की फरमाइश करने लगे। एक होटल में ले जाकर उसने अपने साथियों को नाश्ता करवा दिया। नवाब के हाथ में घर का काम कारोबार आ जाने से और उसे बैलों की नई जोड़ी मिल जाने से उसके घर में आसूदा हाली आ गई थी। नवाब एक मजबूत इरादे का गठे हुए जिस्म का नौजवान था। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। रात के किसी वक्त भी अगर कोई उसके घर आ जाता तो फौरन तैयार हो जाता और सारा सामान जहां पहुंचाना होता वहां पहुंचा देता था। खास तौर से अनाज की बोरियां इतवारी बाजार या कलमना बाजार से वो दुकानदारों की दुकानों पर निहायत हिफाजत और ईमानदारी से पहुंचा देता। 3-4 महीने में ही उसे इतनी महारत हो गई थी कि बोरियां बैलगाड़ी पर अकेला ही लाद लिया करता था और जिस जगह उतारनी होती थी अकेला ही उतार दिया करता था। भाव-ताव में हेल बहस नहीं करता। दुकानदार खुशी से जो रकम देता वो रख लिया करता था। पढ़ने लिखने में वो कोई खास होशियार नहीं था। 8वीं और 9वीं में एक साल फेल हो चुका था।
اس لیے وہ اپنی کلاس کے لڑکوں میں کافی زیادہ عمر کا تھا۔ اس کا قد و قامت بھی کافی نکلا ہوا تھا۔ نواب کو فٹ بال کھیلنے کا کافی شوق تھا۔ اپنے اسکول کی جانب سے اس نے کئی ٹورنامنٹ میں حصہ لیا تھا اور ہر جگہ اس کے کھیل کی تعریف ہوتی تھی۔ اپنے طویل قامت جسم، لمبی لمبی ٹانگوں اور مضبوط کسے ہوئے بدن کی وجہ سے میدان میں اس کی دھاک بیٹھ جاتی تھی اور بیک پر کھیلتے ہوئے وہ مخالف ٹیم کے تمام حملوں کو پوری طرح ناکام بنا دیا کرتا۔ 10ویں تک تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اسے ہندی، انگریزی اور حساب کی کافی معلومات ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حساب کرنے اور پتہ معلوم کرنے میں اسے کافی مدد ملتی تھی۔ نواب کے گھر کے ان سدھرتے ہوئے حالات سے اس کے چچا اور خاص طور سے اس کی چچی کافی پریشان تھی۔ اس کے چچا کی نظر ان کے مکان پر تھی۔ کشادہ زمین پر بنے ہوئے اس مکان کو وہ کسی بھی طرح حاصل کرنا چاہتے تھے۔ گو کہ مکان بہت بڑا اور پختہ نہیں تھا، لیکن زمین کافی زیادہ تھی۔ تقریباً 3000 اسکوائر فٹ رقبہ زمین ان کی تحویل میں تھی اور اسی میں پرانے وقتوں کا کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک کنواں تھا جو شدید سے شدید گرمی میں بھی خشک نہیں ہوتا تھا۔ اس کا پانی کافی میٹھا تھا۔ جہاں نواب رہتا تھا اس سے تھوڑے فاصلے پر کنہان ندی بہتی تھی۔ بچپن سے ہی اسے ندی میں تیرنے اور نہانے کا شوق تھا۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار اس کی امی اور وہ صبح ہی ندی پر چلے جاتے تھے اور سارے کپڑے، چادر، غلاف، بستر وغیرہ دھو لیا کرتے تھے اور نہا کر گھر آ جایا کرتے تھے۔ کنہان ندی کا پاٹ کافی چوڑا ہے اور ندی کے دونوں کناروں پر کافی دور تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی ہے، ٹھنڈی، نرم اور چمکدار ریت۔ اس ریت کے بیچ سے ندی کا پانی گزرتا تو خود بخود صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ بارش کے موسم میں جب پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ندی کافی خطرناک ہو جاتی ہے۔ ندی کے اس پار اماں کی درگاہ ہے، جہاں ہر روز عام طور سے جمعرات اور اتوار کو خاص طور سے کافی لوگ آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پکاتے کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نواب کے چچا کو ان کے قرض کی رقم کی ادائیگی شروع ہو چکی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ نواب چند مہینوں میں ہی ان کا سارا قرض ادا کر دے گا۔ اس بابت ان کی بیوی سے گھر میں اکثر بات ہوا کرتی تھی۔ کہاں تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ نواب کے والد کے انتقال کے بعد گھر کے حالات اور خراب ہو جائیں گے اور انہیں تھوڑا تھوڑا قرضہ دے کر یا تو پورا مکان اپنے قبضے میں کر لیں گے یا اس کی خالی پڑی ہوئی زمین پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن یہاں تو یہ اکثر حالات اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن نواب کے چچا سے ان کی بیوی نے کہا، نواب نے تو اب تمہارا قرضہ دینا شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ یوں ہی محنت کرتا رہا اور کماتا رہا تو مکان ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکے گا۔ نواب کے چچا نے کہا، ہاں، اسے جو بیل ملے ہیں کافی صحت مند اور تندرست ہیں۔ وہ خود بھی محنت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، روزانہ 100-200 روپے تو کما کر لے ہی آتا ہے اور اسے بیڑی سگریٹ پینے کا شوق نہیں۔ چچی نے کہا، تو اسے کچھ پینے کھانے کا شوق لگاؤ تاکہ وہ اپنی کمائی ان کاموں میں اڑانے لگے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے کچھ لڑکوں کو اس کے پیچھے لگا دو۔ شراب پینے کی عادت پڑ گئی تو وہ خود بخود برباد ہو جائے گا۔ شراب اچھوں کی زندگی کو برباد کر چکی ہے۔ نوابوں کی نوابی کھا گئی ہے تو یہ کس کھیت کی مولی؟ چچا نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ چچی نے کہا، دیکھتا ہوں نہیں، کچھ اوباش لڑکوں کو پیسے دے کر اس کے پیچھے لگا دو، بس ذرا عادت لگنے کی دیر ہے، پھر وہ خود ہی اس لعنت کا شکار بنتا چلا جائے گا۔ چچا نے کہا، ہاں، میں ضرور اس سلسلے میں کچھ کرتا ہوں۔ ویسے بھی اس کے باپ کا لکھا ہوا، دستخط کیا ہوا اسٹیمپ پیپر ہمارے پاس ہے، اس کی مدد سے ہم مکان پر اپنا قبضہ ثابت کر سکتے ہیں۔ چچی نے کہا، ارے اس کے پاس پیسے رہیں گے اور مکان پر اس کا قبضہ رہے گا تو پھر ہمیں کافی دقت ہوگی۔ راستہ ایسا تلاش کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہاں، ایسا راستہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ بیلوں کی جوڑی اگر چوری ہو جائے یا بیل مر جائے تو پھر نواب کو اپنے قبضے میں کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ چچی نے کہا، تو کسی کے ذریعے سے بیلوں کو چوری کروا دو، نہ رہیں گے بیل، نہ چلے گی گاڑی، پھر ہمارے پاس آئے گا قرض مانگنے اور ہم اس سے بھی اسٹیمپ پیپر پر دستخط کروا کے روپے دے دیں گے۔ چچا نے کہا، ہاں، ہم کسی روز ماں بیٹے کو رات کے کھانے پر بلاتے ہیں اور کسی کو بیل کھول کر لے جانے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ میرا ایک دوست قصائی ہے، اس طرح کے ہی کام کرتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ چچی نے کہا، ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ بیلوں کو لے کر ناگپور چلا جائے اور کاٹ کر ان کا گوشت بیچ ڈالے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ چچا نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ کام کرتا ہوں۔ چچی نے کہا، ہاں، یہ کام کرواؤ، جلدی کرو۔ دوسرے دن نواب کے چچا نے اس قصائی سے بات کی اور کہا، کل رات میں ہم نواب اور اس کی والدہ کو اپنے گھر کھانے پر بلا رہے ہیں،
तुम बैल वहां से गायब करके नागपुर भिजवा दो, मैं उनको अपने घर पर देर तक रोके रखूंगा। तब तक तुम ये काम कर लेना, पीछे की सड़क से जैन रोड पर ले जाना और किसी गाड़ी में डालकर रात ही रात नागपुर पहुंचा देना, और जो लोग होटलों में गोश्त देते हैं उनके जरिए रात ही में उनका काम तमाम करवा देना। मामला तय हो गया। उस काम को अंजाम देने के लिए नवाब के चचा ने अपने पास से 200 रुपए कसाई को दिए। वो चला गया तो नवाब के चचा शाम में नवाब के घर पहुंचे। नवाब भी घर वापस आ चुका था। उन्होंने नवाब से कहा, हाँ नवाब, कैसे चल रही है तुम्हारी बैलगाड़ी? नवाब ने कहा, अल्लाह का करम है चचा, बस चंद महीनों में आपका कर्ज अदा कर दूंगा। अरे बेटा, इसकी कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, पैसे कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं। तुम्हारे पास है यानी मेरे पास है। मैं उस वक्त तुम्हारे पास ये कहने आया हूँ कि कल हमारी छोटी बेटी की सालगिरह है। हमने घर में छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है। तुम अपनी अम्मी के साथ हमारे घर आओ और खाना हमारे साथ ही खाओ। नवाब ने कहा, ठीक है चचा जान, हम मगरिब बाद आ जाएंगे। चचा ने कहा, हाँ देखो, अपनी अम्मी को अपने साथ लाना मत भूलना। नहीं चचा जान, हम मगरिब बाद हाजिर हो जाएंगे। दूसरे दिन शाम में काम से वापस आकर नवाब ने बैलों को चारा पानी दिया, मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील किए। उसकी अम्मी भी तैयार थी। चचा का घर ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने घर के दरवाजे में ताला लगाया और पैदल ही चचा के घर की तरफ रवाना हो गए। उधर बैलों को ले जाने वाले लड़के मौके की ताक में थे। नवाब का घर निस्बतन गैर आबाद इलाके में था और रोशनी भी उसकी तरफ कुछ ज्यादा नहीं थी। मकानात भी दूर दूर थे। उनके जाने के थोड़ी देर बाद दो लड़के मकान के सामने की खाली जमीन पर जहां बैल बंधे थे वहां पहुंच गए। दोनों लड़कों ने एक एक बैल की रस्सी खूंटे से खोल ली और फिर उन्हें खींचते हुए पीछे के रास्ते से आगे बढ़े। बैलों ने भी कोई मजामत नहीं की और वो उन्हें हाँकते हुए नागपुर जाने वाली सड़क पर ले आए। वहां एक छोटा सा ट्रक खड़ा हुआ था। कसाई वहां मौजूद था। जल्दी से दो बड़े तख्ते गाड़ी से लगा दिए और बैलों को गाड़ी में चढ़ाने के लिए उन्हें डंडों से मारने लगे। कत्थई रंग के बैल ने और ऊपर चढ़ने में देर की तो दोनों लड़कों ने उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। बस उसी वक्त बैल पीछे मुड़ा। उसने पीछे एक लड़के को अपनी सींगों पर उठाकर उछाल दिया। वो काफी दूर जाकर गिरा। फिर दूसरे लड़के की तरफ मुड़ा, उसे भी उसने सींग से जोरदार टक्कर मारी। वो भी जमीन पर जा गिरा। ये देखकर कसाई ने डंडा अपने हाथों में ले लिया और कत्थई रंग के बैल को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उससे पहले कि उसका डंडा बैल को लगता, बैल ने अपनी पूरी ताकत से उसके पेट में सींग मारे। सींग काफी गहराई तक उसके पेट में पेवस्त हो गए। एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली। वो बेतहाशा एक तरफ भागने लगा। लड़के भी खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। गाड़ी के ड्राइवर ने यह हालत देखी तो उसने जल्दी से तख्ते गाड़ी के ऊपर चढ़ा लिए और गाड़ी लेकर फरार हो गया। अब दोनों बैलों के सिवा वहां कोई मौजूद नहीं था। कत्थई रंग के बैल ने एक तरफ चलना शुरू किया। सफेद बैल भी उसके साथ हो गया और थोड़ी देर में दोनों बैल अपने ठिकाने पर आ गए और अपने अपने खूंटों के पास बैठ गए। रात में नवाब के चचा ने अपने घर में नवाब की और उसकी अम्मी की काफी खातिर तवाज़ु की और उन्हें काफी देर तक घर में रोके रखा। जब वो लोग घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। नवाब ने बैलों की तरफ देखा। दोनों बैल अपनी अपनी जगह बैठे जुगाली कर रहे थे। उसे कुछ भी नयापन महसूस नहीं हुआ। अंधेरे में उसे बैलों के खूंटों से खुली हुई रस्सियां भी नजर नहीं आई। वो घर में जाकर सो गया। सवेरे जब वो बैलों को गाड़ी में जोतने के लिए आया तो उसने देखा कि दोनों बैलों की रस्सियां खुली हुई थी। उसे बड़ी हैरत हुई। फिर उसने सोचा कि अपने चचा के घर जाने की जल्दी में वो बैलों को बांधना भूल तो नहीं गया था। उस बात को उसने ज्यादा अहमियत नहीं दी और हस्बे मामूल अपनी गाड़ी लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। सुबह दुकान की तरफ जाते हुए नवाब के चचा नवाब के घर की तरफ आए तो उन्हें वहां कोई अनोखी बात नजर नहीं आई। न वहां बैल मौजूद थे और ना ही बैलगाड़ी। वो घर में आए, नवाब की वालिदा को सलाम किया और कहा, भाभी नवाब कहाँ है? नवाब की वालिदा ने कहा, वो तो गाड़ी लेकर बाजार चला गया। क्यों, कुछ काम था? हाँ, इतवारी से कुछ सामान मंगवाना था। वो आपको बाजार में मिल जाएगा। रात में कह देते तो सीधे आपके यहाँ चला आता। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार में उसे देख लाता हूँ। न कहकर नवाब के चचा वहां से निकले और बाजार की तरफ रवाना हो गए। घर से तो ये सोच कर निकले थे कि नवाब के घर कोहराम मचा होगा, बैलों की तलाश हो रही होगी, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बाजार में उन्होंने देखा नवाब अपनी बैलगाड़ी के पास खड़ा हुआ था। दोनों बैल उसकी गाड़ी में जूते हुए थे और पूरी तरह सलामत थी। वो उसे दूर से ही देखकर अपनी दुकान की तरफ रवाना हो गए और दिल ही दिल में कसाई को गालियां देने लगे कि पैसे लेकर चला गया और उनका काम नहीं किया। उधर दावत में भी उनके काफी
रुपए खर्च हो गए थे। दिन भर वो कसाई की खोज खबर लेते रहे। आखिर शाम में उसके एक साथी ने बताया कि वो तो अस्पताल में पड़ा हुआ है। किसी बैल ने उसे ऐसा सींग मारा कि पेट में काफी गहरा जख्म आ गया है। वो फौरन उस अस्पताल में पहुंचे। वहां देखा तो कसाई के पूरे पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो बेड पर लेटा हुआ था। उसके घर के लोग पलंग के अतराफ मौजूद थे। नवाब के चचा उसके सिरहाने जाकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने उससे कहा, अरे कादिर भाई, ये सब क्या हो गया है, कैसे हो गया? कादिर ने कहा, बस पूछो मत, बैलों को गाड़ी पर चढ़ा रहा था कि एक बैल ने मेरे पेट में सींग मार दी। अरे ये कब की बात है? ये कल रात की बात है। और बैल का क्या हुआ? बैल मुझे मारकर भाग गया। किसी तरह गिरते पड़ते मैं यहाँ अस्पताल में आ गया। उसी वक्त मेरा ऑपरेशन हुआ और अब 1 महीना यहीं बिस्तर पर पड़े रहना है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। थोड़ी देर रुककर नवाब के चचा अपनी दुकान में वापस आ गए और सोचने लगे कि इतना बड़ा वाकया हो गया और नवाब और उसकी वालिदा को उसकी कुछ खबर भी नहीं। रात में दुकान बंद करके जब नवाब के चचा घर गए तो उनकी बीवी उनके मुंह से कोई अच्छी खबर सुनने के लिए बेकरार थी। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि बैल सही सलामत है और कसाई जख्मी हो गया है तो उनके इरादों पर पानी फिर गया। उनका मुंह लटक गया। उन्होंने मुंह बसूर कर कहा, कमीने 2 बैल भी उठाकर नहीं ले जा सके। मुफ्त में इतने पैसे बर्बाद हो गए और उन्हें दावत खिलाने की जिल्लत उठानी पड़ी, सो अलग। चचा ने कहा, खैर देखेंगे, कोई और तरकीब निकालेंगे। अच्छा हुआ पुलिस केस नहीं बना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। लोगों को असलियत का इल्म होता तो बस्ती में हमारी बदनामी हो जाती। चलो अच्छा है, मामला जहां का तहां रफा दफा हो गया। नवाब को और उसकी वालिदा को तो खबर ही नहीं है कि उनके बैलों के साथ इतना बड़ा वाकया गुजर चुका है। बैल भी इतने वफादार कि सीधे अपने घर वापस चले आए। चची ने कहा, उन बैलों का ही काम तमाम करना पड़ेगा। दिन इसी तरह गुजरते रहे। वो गर्मियों की एक दोपहर थी। जून का महीना था। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। दिन बेहद गर्म होते थे और रात में भी गर्म हवा के झक्कड़ चलते रहते थे। एक दोपहर को नवाब एक जगह से माल खाली करके आ रहा था कि सड़क के किनारे बबूल की झाड़ियों के हल्के हल्के साए में उसे एक बुजुर्ग बैठे नजर आए। सर, दाढ़ी और भौं के पूरे बाल सफेद हो चुके थे। उनके पास एक गठरी थी, एक डंडा था और वो धूप से बेहाल झाड़ियों के साए में सीधे पड़े हुए थे। नवाब के पास पानी की छागल थी और छागल में ठंडा पानी मौजूद था। काफी दूर दूर तक बस्ती नहीं थी। नवाब ने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से नीचे उतर आया। बुजुर्ग के पास पहुंचा तो उनका बुरा हाल था। लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। नवाब ने छागल से पानी निकाला और उसके छींटे बुजुर्ग के मुंह पर मारे। उन्होंने एक झटके से आंखें खोल दी। हैरत से नवाब की तरफ देखने लगे। नवाब ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और ग्लास में पीने के लिए पानी दिया। बुजुर्ग ने पानी का ग्लास मुंह से लगा लिया। ग्लास का पूरा पानी उन्होंने पी लिया। थोड़ी देर तक उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। फिर उन्होंने मध्यम लहजे में कहा, बेटा, तूने मुझे मरने से बचा लिया। अगर कुछ देर और मुझे पानी न मिलता तो मैं मर जाता। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। आपको कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आप यहाँ आए कैसे? बस वाले ने मुझे यहाँ उतार दिया और चला गया। बहुत देर से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। किसी ने मुझे एक घूंट पानी नहीं पिलाया। तूने मेरी जान बचा ली बेटा। नवाब ने कहा, बाबा आपको जाना कहाँ है? मैं आपको पहुंचा देता हूँ। बाबा ने कहा, बेटा, फकीर का कोई ठिकाना नहीं होता। जहाँ वो रुक गया वही उसका आस्थाना है। कहीं भी चला जाऊंगा, मुझे कहीं भी पहुंचा दो। अच्छा ठीक है, आप उठिए। उसने सहारा देकर बाबा को उठाया और अपनी गाड़ी में एक बोरे पर बाबा को आराम से बिठा दिया। गाड़ी आगे बढ़ाई। तकरीबन 2 घंटे बाद वो अपने घर पहुंचा। शाम करीब थी। उसने घर के आहते में गाड़ी खड़ी की और घर के बाजू के साइबान में बाबा को उतार दिया। घर में से एक दरी लाया, बिछा दिया। एक तकिया लाया, बाबा के सरहाने रख दिया। एक जग में पानी और ग्लास लाकर वहां रख दिया। नवाब की वालिदा ने पूछा, ये सब सामान कहाँ ले जा रहे हैं? नवाब ने कहा, अम्मी, बाबा के लिए ले जा रहा हूँ। बाबा के लिए? कौन से बाबा के लिए? वो अपने साइबान में बैठे हैं। रास्ते में बेसुध पड़े हुए थे, मैं उन्हें उठा लाया। उसकी वालिदा ने साइबान में आकर देखा। बुजुर्ग की नजर उसकी वालिदा पर पड़ी तो उन्होंने अपना हाथ दुआ के अंदाज में उठा दिया। नवाब की वालिदा ने उन्हें सलाम किया और घर में चली आई। जल्दी जल्दी उन्होंने खीर पकाई और प्याले में ठंडी करके खीर नवाब को दी और नवाब से कहा, बेटा, उनकी हालत अच्छी नहीं है। लगता है कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। ले, ये खीर चमचे से उन्हें खिला दे। नवाब ने प्याले की खीर बाबा के पास लाई और चमचे से आहिस्ता आहिस्ता खीर उन्हें खिलाने लगा।
खीर खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और तकिए पर सर रखकर शतरंजी पर लेट गए। फिर उनकी आंखें बंद हो गई। नवाब वहां से उठकर आया, कुएं से पानी निकाला। दिन भर की गर्मी और मशक्कत से उसका बदन चिपचिपा हो गया था। उसने ठंडे ठंडे पानी से नहाया। घर में आया तो उसकी वालिदा उसके लिए खाना निकाल चुकी थी। खाना खाया, खीर भी खाई और फिर बाहर आकर चारपाई पर बैठ गया। बाबा आराम से सो रहे थे, वो भी चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब शाम गहरी हो गई तो उठा और चौक पर आकर दोस्तों के दरमियान बैठ गया। काफी देर तक वहां बैठा रहा। बाबा काफी देर तक आराम से सोते रहे और रात से पहले बेदार हो गए। उनके खांसने और खंगारने से नवाब की वालिदा को पता चला कि बाबा जाग चुके हैं। उन्होंने एक बर्तन में पानी और एक तौलिया उनके करीब लाकर रख दिया। बाबा ने बर्तन के पानी से अच्छी तरह मुंह धोया, वजू बनाया और वहीं शतरंजी पर तौलिया बिछाकर बैठे बैठे ही उन्होंने नमाज पढ़ी। नवाब की वालिदा ने दाल में चूरा करके रोटी मिला दी और एक प्याले में वो दाल में भिगी हुई रोटी बाबा के सामने रख दी। पीने के लिए पानी लाकर रख दिया। बाबा ने रोटी खाई। नवाब की वालिदा को खूब दुआएं दी। वो बर्तन उठाने लगी तो शफकत से उनके सर पर हाथ फेरा और कहा, तेरा बेटा नवाब है, वो नवाब बनेगा, वो नवाब रहेगा। तेरा बेटा किस्मत वाला है, राजा है, राज करेगा। रात हो गई तो नवाब की वालिदा ने एक चादर उनकी दर्री के पायताने रख दी। घर में आकर बैठ गई। अभी उन्हें बैठने की ज्यादा देर न हुई थी कि नवाब के चचा घर पर आ गए। उन्होंने घर की खैर खैरियत दरियाफ्त की, हाल पूछा और थोड़ी देर बैठ के जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर अंधेरा था। दोनों बैल खूंटे से बंधे बैठे थे। नवाब के चचा ने इधर उधर देखा। तेजी से चलते हुए उस जगह आए जहां बैल बंधे हुए थे। उन्होंने जेब में हाथ डाला। जेब में रोटियां थी। उन्होंने 2 रोटियां एक बैल के आगे और 2 रोटियां दूसरे बैल के आगे डाल दी और तेजी से निकलकर चले गए। बाबा साहिबान में लेटे हुए पूरा मंजर देख रहे थे। नवाब के चचा को इल्म नहीं था कि साहिबान में कोई मौजूद है। नवाब के चचा के चले जाने के बाद बाबा जल्दी से अपनी लकड़ी के सहारे उठे और उन्होंने वो 4 रोटियां उठा ली जो नवाब के चचा बैलों के आगे डालकर चले गए थे। उन 4 रोटियों को उन्होंने तकिए के नीचे दबा कर रख दिया और लेट गए। रात में नवाब आया। साहिबान की तरफ झांक कर देखा, बाबा नींद में थे। उसने उनके पैरों पर चादर डाल दी और घर में आकर वो भी सो गया।